यूपी असिस्टेंट के पेपर नंबर 1 में जनरल नॉलेज के सीरीज़ में पॉलिटी हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रियम्बल को लेकर के। सो प्रियम्बल के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रियम्बल पूरा लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ प्रियम्बल। 1 बाय 1 करके जरा इसके डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी प्रियम्बल अपनी पावर आखिर में कहाँ से डिराइव करता है? प्रियम्बल अपनी पावर डिराइव करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि हम लोगों से प्रियम्बल अपने पावर को डिराइव करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में अपनी पावर कहाँ से लेकर के आता है? तो इसमें मे बी ऑप्शन हो, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, या फिर वी मतलब पीपल ऑफ इंडिया। तो आप आंसर लिखेंगे पीपल ऑफ इंडिया। अब आखिर में इंडिया को हमें किस तरीके का भारत बनाना है? तो इंडिया को हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो कि सॉवरिन होगा, सोशल होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। इसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सॉवरिन है, फिर सोशल है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ऐसे सो से करके आप बना सकते हैं कि सॉवरिन, सोशल, सेक्युलर। तो सो से करके ये ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सीक्वेंसिंग भी पूछ ली जाती है। अगर बात करें कि सॉवरिन का मतलब क्या होता है? सॉवरिन का मतलब होता है कि हम अपने घर में, घर के अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसमें बाहर के बंदों की दखलंदाजी नहीं होने देंगे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, जैसे मान लो कश्मीर का मैटर है, तो कश्मीर का मैटर यह हमारे इंडिया का, इंटीग्रल इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो अगर बाहर का कोई भी बंदा, जैसे टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, या कोई भी बंदा अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कमेंट करता है, इंटरफियर करने की कोशिश करता है, तो इंडिया सिंपली बोलता है कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है और इस तरीके का इंटरनल अफेयर के मैटर में बाहर के कंट्री का इंडिया में बोलना ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अभी कुछ दिनों पहले कनाडा के इशू में आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा के जो लीडर्स वहाँ पर थे इंडिया के कश्मीर की हालत पर बात कर रहे थे, और फिर वही यहाँ से इंडिया से मैसेज गया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और सॉवरेन नेशन होने की वजह से आप इसमें किसी भी तरीके का दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे रेड कॉरिडोर का इशू है, या फिर जो हमारे यहाँ पर इंसर्जेंसीज हैं, तो इंसर्जेंसी हो गई, चाहे वो माओ की इंसर्जेंसी हो या फिर नक्सल के एरिया को लेकर के हो, तो ये सब भी हमारा इंटरनल मैटर है। इसे हम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं, ना कि टेररिस्ट थ्रेट। तो ये सब हमारे इंडिया का मैटर हो जाता है और इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, और इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की इंडिया में दखलंदाजी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक होती है जो सोशलिस्ट कैटेगरी होती है और दूसरी होती है जो कैपिटलिस्ट कैटेगरी होती है। तो जो कैपिटलिस्ट कैटेगरी होती है, इसके अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो फासिस्ट हो गए, फासीवाद, या नाजीज हो गए, नाजीवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सट्रीम होती है। वही सोशलिस्ट के हम लोग एक्सट्रीम में चले जाएं तो ये बन जाती है आपकी, जैसे कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं तो कम्युनलिज्म हो गया, तो कम्युनिस्ट वगैरह हो गई, ये बन जाती है एक्सट्रीम। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ पर सरकार समाजवाद पर फोकस कर रही है, समाज को फोकस कर रही है। अब एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट तो नहीं, कंसेप्ट बोल सकते हैं, हर वो कंट्री जहाँ जहाँ पर भी गरीबी है, या जो कंट्रीज़ डेवलपिंग नेशन रही है या फिर गरीबी से उभर करके आई हैं, हर उस जगह पर आपको सोशलिज्म या फिर समाजवाद देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं अगर देखें रशिया या फिर जितने भी कंट्री सेंट्रल एशिया की रही हैं, यहाँ पर कम्युनिज्म बहुत तेज़ी से फैला है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि यहाँ पर गरीबी थी, चाइना में भी गरीबी थी, साउथ एशिया में भी गरीबी थी, और ये सेंट्रल एशिया यहाँ पर भी गरीबी थी। तो कहीं ना कहीं गरीबी का हमें एक रिजल्ट देखने को मिला कि ये लोग कम्युनिस्ट की तरफ ज़्यादा चले गए। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जहां पर सरकार, स्टेट हर एक रिसोर्स पर कंट्रोल करती है और जिसकी जैसी ज़रूरत उसको वैसा रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि गरीबी कम हो, लोगों के बीच में जो इनकम का गैप हो रखा है वो भी हम लोग कम कर सके। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, फ्री मार्केट होती है, जिसका जैसा टैलेंट वैसा उतना पैसा वो कमा सकता है, और इस वजह से जो पुअर और रिच के बीच में गैप है इनकम का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो सोशलिज्म समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। तीसरी चीज़ है हमारे पास में सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। सेक्युलरिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है कि हम
रिलीजन को मानेंगे ही नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, देयर इज़ नो रिलीजन का केस हम लोग बोलेंगे। और दूसरा सेक्युलरिज्म होती है जहाँ पर हम रिलीजन को मान तो रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोई एक बंदा है, ये अपना खुद का कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि हाँ ठीक है, हिंदुइज़म में ये चीज़ें हैं, इस्लाम में ये सारी चीज़ें हैं, क्रिश्चियनिटी में ये सब है, सिखिज़म में ये सब है, तो इसे पता है कि किस धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर और थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, मान लेते हैं जैसे इंडिया का ही केस है, तो इंडिया में हम लोग मंदिर भी बनते हैं, मस्जिद भी बनते हैं, गुरुद्वारे भी बनते हैं, चर्च भी बनते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट इन सबको ट्रस्ट के बेसिस पर भी देखती है, ट्रस्ट हो गया, अखाड़ा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट कभी खुद अपना मंदिर नहीं बनाती है। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी ये गवर्नमेंट वाला मंदिर है, ये वाला प्राइवेट मंदिर है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर रिलीजन का है और स्टेट रिलीजन को रिकॉग्नाइज केवल करता है, लेकिन स्टेट का अपना खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। क्या ऐसे सारी कंट्रीज हैं? नहीं, ऐसे सारी कंट्रीज नहीं है। हमारे यहाँ पर बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज है जहाँ पर लिखा रहेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की, या इस तरीके से जिन जिन कंट्रीज़ का जैसा रिलीजन होता है वैसा वो अपना नाम रख लेते हैं। तो जो सेक्युलर कंट्री होगी वहाँ पर कोई भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, किसी धर्म को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, किसी धर्म को नहीं माना जाएगा। ये होती है सेक्युलरिज्म। अब यहाँ सेक्युलरिज्म दो तरीके की होती है, एक होती है जिसे बोलते हैं निगेटिव सेक्युलरिज्म और एक होती है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हम लोगों ने जो अभी बात किया कि रिलीजन को स्टेट पहचानता तो है बट प्रैक्टिस नहीं करता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नेचर का सेक्युलरिज्म, जहाँ पर वी आर रिकॉग्नाइजिंग रिलीजन बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन। लेकिन वही अगर मान लो रिलीजन को माना ही ना जाए, रिलीजन को पहचाना ही ना जाए, रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए, इसको बोलते हैं निगेटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। जैसे चाइना है, चाइना में रिलीजन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग चाइना में रहते हैं जो किसी भी तरीके का कोई रिलीजन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। टर्की में भी कुछ समय तक ऐसा रहा था कि वहाँ पर रिलीजन को पहचाना ही नहीं जाता था। निगेटिव नेचर का यहाँ पर सेक्युलरिज्म हमें देखने को मिलती है। तो सेक्युलरिज्म भी समझ में आ गई होगी। सोशल क्या है, सॉवरेन क्या है, सेक्युलर क्या है, क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल लोकतंत्र होती है, तो जहाँ पर भी लोगों का शासन होता है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पर तानाशाही चल रही हो, जिसे हम अरिस्टोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अरिस्टोक्रेसी है इसको बोलते हैं हम लोग कि ये तानाशाही शासन हो गया है। एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र, जहाँ पर राजा का शासन होता है। तो एक हो गई राजतंत्र, दूसरी हो गई लोकतंत्र और तीसरी हो गई जो तानाशाही गवर्नमेंट होती है। राजतंत्र कैन बी ऑटोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी, यानी कि राजतंत्र एक तानाशाही सरकार हो सकती है, डेमोक्रेटिक भी एक तानाशाही सरकार हो सकती है। जैसे अगर नॉर्थ कोरिया में देखिए वहाँ पर तानाशाही सरकार है, ऑटोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। वो बात दूसरी है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो खड़ा होगा, मतलब इलेक्शन फाइट करेगा और उसी को ही जीतना होता है। तो एक तरीके की तानाशाही है बट डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है रिपब्लिक शब्द। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ पर कौन है? हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो इनका अगर इलेक्शन हो तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। हमारे यहाँ पर जैसे अगर इंडिया का पासपोर्ट देखेंगे तो इंडिया के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इंडियन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक का मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यहाँ पर चुना जाता है, यानी उसका इलेक्शन किया जाता है। कोई भी बंदा, आम बंदा ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, महिला हो पुरुष हो, यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखें, अगर हम लोग यूके में देखें तो यूके में रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्राउन है वो हमेशा टॉप पोजीशन, मतलब बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट एक तरीके से होता है, क्राउन के हाथ में होता है। सिमिलरली इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में देखेंगे, यहाँ पर भी क्राउन होती है। तो यूएई में क्राउन होती है। तो कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रिपब्लिक नहीं है, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कभी भी इलेक्टेड बंदा नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो रिपब्लिक है, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है, चाहे वो अमेरिका हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या फिर आपके इंडिया हो, यहाँ पर इलेक्शन होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया को हम किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से मतलब बनाना चाहते हैं।
अब आखिर में हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव है न्याय प्रदान करना, जस्टिस। किस तरीके की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हम लोगों ने यहाँ पर हर तरीके की न्याय की बात की है, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या फिर आपका पॉलिटिकल हो। दूसरी होती है लिबर्टी। अब जरा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिबर्टी और दूसरा शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम जो होती है वो लेस डिग्री ऑफ लिबर्टी होती है, या हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोग बोलेंगे लिबर्टी। और इसीलिए प्रियम्बल में लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि फ्रीडम का, क्योंकि फ्रीडम में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, वहाँ पर लिमिटेशन होती है। तो किस तरीके की हमें लिबर्टी चाहिए, हमें लिबर्टी ऑफ थॉट, हमारी सोच में आज़ादी होनी चाहिए, हमारे एक्सप्रेशन में आज़ादी होनी चाहिए, हमारी बिलीफ में आज़ादी होनी चाहिए, फेथ में और वर्शिप में भी हमारे आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम होना चाहिए। अब ऑब्वियसली इसको लेकर के जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आएंगे उसमें हम लोगों को लिबर्टी शब्द देखने को नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर शब्द देखने को मिलेगा फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी हर बंदे को चाहिए। और हर बंदे को अगर हम लिबर्टी प्रोवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक बंदे की आज़ादी दूसरे बंदे की आज़ादी के साथ में टकराएगी, और इसीलिए यहाँ पर लिबर्टी विथ रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को प्रोविजंस करने पड़ते हैं। और लिबर्टी विद रिस्ट्रिक्शन जैसे ही आया, ये लिबर्टी शब्द बदल जाता है फ्रीडम के शब्द में, यानी कि फ्रीडम में कुछ लिमिटेशंस होती हैं जबकि लिबर्टी में किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आगे हमारे पास आता है इक्वलिटी, समानता। किस तरीके की इक्वलिटी हमें लेकर के आनी है, हमें इक्वलिटी ले आनी है स्टेटस की, हमें इक्वलिटी ले आनी है अपॉर्चुनिटी की, और हमें अब इक्वलिटी ले आनी है कि हम सब लोगों में बराबर की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक बंदे को पर्टिकुलरली बेनिफिट दिया जा रहा हो और दूसरे को नहीं दिया जा रहा हो। तो स्टेटस होनी चाहिए और साथ में अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, दोनों को बराबर बराबर मौके मिलने चाहिए। अगला हमारे पास में है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो भाईचारा कैसा है, भाईचारा है इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, इंडिया में जो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, यानी कि भारत को एक हम सशक्त भारत, एक अखंड भारत बना करके रखेंगे, यही है इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को लेकर के। हम लोग अभी देखेंगे ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये 42वें संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। तो ये इंटीग्रिटी शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया था, शुरू में इसमें मेंशन इसका नहीं था। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारा पावर कहाँ से डिराइव होता है, तो पावर डिराइव होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। किस तरीके का हमें भारत बनाना है, यानी विजन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो सॉवरिन हो गया, सोशल हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। किस तरीके का हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने बात कर लिया जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। हम लोगों ने लिबर्टी के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में बात कर लिया, फ्रैटर्निटी के बारे में बात कर लिया। अब यहां पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है कि क्या प्रियम्बल में या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन किया गया है, तो आंसर आप कहेंगे यस, प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन क्यों किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन इसलिए किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पर इस संविधान को अपने आप में एडॉप्ट कर रही है, इनैक्ट कर रही है और अपने आप को सौंप दे रही है, यानी लोगों को सौंप दे रही है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किस दिन ये सौंप रही है, ये सौंप रही है 26 नवंबर 1949 के दिन में। 26 नवंबर 1949 के दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन लागू नहीं किया गया है। लागू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी का दिन पहले से स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते आ रहे थे और इसीलिए उस दिन हम लोगों ने कहा कि उस दिन हम इनैक्ट करेंगे। तो कल को अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन है, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 मेंशन है। वो बात दूसरी है, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू किया है, लेकिन जो डेट मेंशन यहाँ पर की गई है वो है 26 नवंबर 1949। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये पूरा हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया जो हमारे प्रियम्बल का था। छोटी मोटी कुछ डिटेल्स है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ये किसने कहा, ये कहा गया है पालकीवाला के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया गया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था
13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। 9 अगस्त को पहली मीटिंग हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आया गया था और 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली ये एक्सेप्ट कर लिया गया था सब लोगों के द्वारा। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जा करके प्रीएम्बल ऑफ इंडिया का रूप लेता है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की सारी बातें इसी से ली गई हैं। प्रीएम्बल ना तो किसी सोर्स पावर का सोर्स है, ना तो किसी पर रोक टोक लगाता है। ये जस्ट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें भारत किस तरीके का बनाना है, किस तरीके का हम विजन लेकर के आगे चल रहे हैं। प्रीएम्बल को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये कोई जस्टिसिएबल नहीं है। ये जस्ट और जस्ट एक गाइडलाइन है कि हमें किस तरीके का भारत हमें बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ बनाया गया और आप कहें कि यह प्रीएम्बल के खिलाफ जा रहा है, हम जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में यह चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल को बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यू कहा जाता है। यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ करके हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग हैं उनके दिमाग को हम लोग पढ़ सकते हैं कि कितना अच्छा विजन था, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये लोग बनाते थे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, जो आत्मा है, वो भी प्रीएम्बल को ही कही जाती है। प्रीएम्बल एक बार अमेंड किया जा चुका है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, जहां पर 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी शब्द आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है फ्रेटर्निटी में। सोशल और सेक्युलर शब्द ये स्ट्रक्चर में जोड़े गए थे, तो ये ध्यान रखना है। 3 केसेस हैं जो आपके प्रीएम्बल से रिलेटेड हैं। बेरूबारी केस 1960 का, केशवानंद भारती केस 1973 का, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का। और इस तरीके से यहाँ पर 3 केसेस हैं। बेरूबारी केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था। वही केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि नहीं, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का पार्ट है और इसको हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, अमेंड किया जा सकता है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया का केस हुआ था। यहाँ पर भी केशवानंद भारती के ही जो जजमेंट था उसी को रिपीट किया गया था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अमेंडमेंट भी की जा सकती है। तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो हमारे प्रीएम्बल का था। अब कुछ छोटी मोटी कमेटी की डिटेल है जो आप लोगों को एज इट इज़ रट्टा मार लेना है, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। प्रीएम्बल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाई गई थी। 7 लोग यहाँ पर थे, नाम याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के अंडर में कौन कौन सी कमेटी थी? यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और स्टेट कमेटी नेगोशिएशन विद स्टेट्स, ये वाली कमेटी भी इसी जवाहरलाल नेहरू साहब के ही अंडर में थी। सरदार पटेल के अंडर में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइबल एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सक्लूसिव एरिया। ये बाद में क्या चीज़ लिखी गई है? ये बाद में चीज़ लिखी गई है जो सब कमेटी बनाई गई थी, जो सब कमेटी फंडामेंटल राइट पर बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे कृपलानी। सब कमेटी ऑन माइनॉरिटी मुखर्जी साहब थे, सब कमेटी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइबल बारदोलोई एंड सब कमेटी ऑन एक्सक्लूसिव एरिया ठक्कर। ध्यान रखना है ये चीज़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, हमारा प्रीएम्बल क्या है, कौन कौन सी कमेटीज़ थी। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।